नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 191वीं जयंती है। राजघाट पर आज धर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा और राष्ट्रपति PM मोदी समेत कई नेता आज राजघाट पहुंचेंगे और राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो आज 2 अक्टूबर की तारीख और आज राष्ट्रपिता की 191वीं जयंती है। आज राजघाट पर धर्म प्रार्थना सभा का आयोजन होगा और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के साथ साथ राजघाट पर बापू को नमन किया जाएगा, श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। महात्मा गांधी की जयंती आज 191वीं जयंती है आज, और राजघाट पर आज धर्म प्रार्थना सभा के साथ साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और गांधी जयंती पर देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कई कार्यक्रमों के आयोजन छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में भी आज होगा। इसके साथ ही आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती और आज देश को उन्हें भी याद कर रहा है, नमन कर रहा है और उन्हें भी आज श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। राष्ट्रपति PM मोदी समेत कई नेता आज श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम दुर्ग जिले को 253 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास एवं निर्माण कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें 138 करोड़ रुपए 35 लाख के कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन होने हैं। वहीं मुख्यमंत्री पाटन में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का आज भूमि पूजन भी करेंगे। करीब 55 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस विश्वविद्यालय से राज्य में उद्यानिकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं इस विश्वविद्यालय में हर साल 600 स्नातक, 100 स्नातकोत्तर और 50 PhD स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल पाटन में 77 करोड़ 28 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। पाटन के ग्राम सेलूर में सोलर चरखा प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत भी आज होने जा रही है। भिलाई में 37 करोड़ रुपए के 28 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। तो वहीं कांकेर जिले के कुलगांव में कौशल प्रशिक्षण के लिए गांधी ग्राम की सौगात भी मिलने वाली है। सीएम भूपेश बघेल इसका भूमि पूजन करेंगे। गांधी जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भवन का भूमि पूजन होने जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज एक और करेंगे। कांग्रेस विधायकों की आज इन्होंने कल बैठक ली। इस बैठक में केंद्रीय कृषि संशोधन कानून के विरोध में शुरू किए जाने वाले आंदोलन और धरना प्रदर्शन की रणनीति बनी है। इसके अलावा बैठक में प्रदेश सरकार के नए कानून को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधायक सत्यनारायण शर्मा, कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्याय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि केंद्र सरकार के इस कृषि संशोधन कानून के लागू होने से गरीबों के लिए चलाई जा रही प्रदेश सरकार की 4 अहम योजनाएं प्रभावित होंगी। कानून का फायदा किसानों के बजाय पूंजीपतियों को होगा। तो वहीं इसीलिए कांग्रेस पूरे देश में इसका विरोध कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों से, सांसदों से आज महत्वपूर्ण बैठक उन्होंने लिया है और जो 2 अक्टूबर से जो हम लोगों का धरना प्रदर्शन है गांधी जी के जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के शुभ अवसर पर गांव में पदयात्रा से लेकर ब्लॉक स्तर पर इसका धरना प्रदर्शन और 20 लाख हस्ताक्षर युक्त जो किसानों से हस्ताक्षर करके 14 नवंबर को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म जयंती पर हम लोग राष्ट्रपति को हम ज्ञापन सौंपेंगे। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, कल सीएम ने एक अहम बैठक ली है कृषि कानून को लेकर, किस तरीके की रणनीति बनी?
देखिए, एक बड़ी रणनीति कांग्रेस ने बनाई है जिसके तहत सभी ब्लॉकों में आज कांग्रेस कृषि बिल का विरोध करेंगे और साथ ही साथ ज्ञापन भी सौंपेंगे। लगातार हमने देखा इस मामले में कांग्रेस इस बिल को लेकर विरोध जताते आई। किसान कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों के साथ भी उन्होंने धरना दिया था, पैदल मार्च भी किया था और आज व्यापक प्रदेश स्तर पर विरोध किया जाएगा जिसके तहत सभी ब्लॉक हैं वहां पर कांग्रेसी जो है आज प्रदर्शन करेंगे और सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन भी सौंपेंगे। स्टार, जब से ये कानून आया है उसके बाद से, जब बिल आया था तभी से सियासत इसमें तेज हो गई है। कांग्रेस हर ओर इसका विरोध कर रही है, तो वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस भ्रामक जानकारियां दे रही है। देखिए, ये इस बिल को लेकर बीजेपी कृषि बिल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है हर मोर्चे पर। जहां बीजेपी इस बिल को कांग्रेस जो किसानों के हित के लिए बता रही है, बीजेपी का कहना है कि इस बिल से जो बिचौली है वो गायब होंगे और इसका सीधा फायदा किसानों को होगा। वहीं कांग्रेस का ये मानना है, जो कांग्रेस अपने तथ्य पेश कर रही है उसके मुताबिक इस बिल से किसानों को नुकसान है, पूंजीपतियों के हाथ में सीधा सीधा पूरा मामला चला जाएगा और इस बात को लेकर वो विरोध कर रहे हैं। हम आपको बता दूं कि प्रदर्शन के अलावा, ज्ञापन सौंपने के अलावा हस्ताक्षर अभियान भी पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा इस बिल के विरोध में। जी स्टार, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टार। तो कृषि कानून के खिलाफ आज से आंदोलन शुरू होने जा रहा है। प्रदेश सरकार का रुख शुरुआत से ही साफ रहा है कि वो इस कानून का विरोध कर रही है और आज से ब्लॉक और जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा। आंदोलन की तैयारी, और पहले से ही कांग्रेस ने यह साफ कर दिया था कि किसानों के हित में ये नहीं है। कांग्रेस का कहना कि पूंजीपतियों को इस कानून का लाभ मिलेगा और लिहाजा वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो कृषि कानून के खिलाफ आज से प्रदेश में आंदोलन शुरू होने जा रहा है और इसमें कई संगठन, कई किसान संगठन और सैकड़ों किसान भाग लेने वाले हैं। कांग्रेस की एक अहम बैठक कल हुई जिसमें इस आंदोलन की रणनीति भी बनाई गई। और अब रुख करेंगे भोपाल की ओर। भोपाल में आज मुकुल वासनिक पहुंचने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक का आज भोपाल दौरा है। कमलनाथ के निवास पर आज शाम 5 बजे कांग्रेस की एक अहम बैठक होने जा रही है। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक है, किस तरीके से तैयारियां हैं, किस तरीके की आगे की रणनीति है, किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जाएगा। इसके साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर भी इस बैठक में कुछ अहम चर्चाएं होंगी। उपचुनाव की तारीखों का जब से ऐलान हुआ है उसके बाद से लगातार तेजी आई है दौरे में भी। कमलनाथ के निवास पर आज शाम 5 बजे एक अहम बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेताओं से मुकुल वासनिक चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का दौरा भी हो सकता है। इस दौरे को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी है मुकुल वासनिक और आज उनका भोपाल दौरा है। कमलनाथ के निवास पर मुकुल वासनिक आज पहुंचेंगे। बैठक होगी कांग्रेस की एक अहम, जिसमें उपचुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस के नेताओं से मुकुल वासनिक चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ उपचुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो उपचुनाव को लेकर लगातार तैयारियां अब तेज हो गई हैं और जिस तरीके से तारीखें नजदीक आती जा रही है, प्रचार प्रसार तेज हो रहा है, दौरे तेज हो रहे हैं और अब आज मुकुल वासनिक का ये दौरा बेहद अहम। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, डीजी पुरुषोत्तम शर्मा की मुश्किलें जो हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं। डीजी पुरुषोत्तम शर्मा के घर पर महिला थाने की टीम पहुंची थी। करीब 30 मिनट तक के महिला थाने की ये पूरी टीम उनके घर पर ही रही। इससे पहले पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी के घर भी ये टीम पहुंची थी, बताया जा रहा है। तो जिस तरीके से महिला थाने की टीम अब डीजी के घर पर पहुंची है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी मुश्किलें अब और भी बढ़ सकती हैं। करीब 30 मिनट तक के महिला थाने की टीम डीजी के घर पर रही और कहा जा रहा है कि इसके पहले डीजी की पत्नी के घर पर भी ये टीम पहुंची थी। तो कहा जा सकता है कि मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं डीजी के लिए और आगे आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। ज़रा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आकांक्षा शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। आकांक्षा, डीजी पुरुषोत्तम शर्मा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। कल महिला टीम जो है वो पहुंची थी, क्या कुछ जानकारी?
बिल्कुल रचना, देखिए आईपीएस अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के और मुश्किलें बिल्कुल भी कम नहीं होती नजर आ रही। इससे नहीं नजर आ रही क्योंकि इससे पहले भी महिला थाने की पुलिस उनके घर पहुंची थी, जिसमें उनकी पत्नी प्रिया शर्मा ने ये कहा था कि उनको किसी भी तरीके की कोई एफआईआर दर्ज नहीं करानी है, ये उनका घरेलू मामला है। लेकिन कल फिर दोबारा महिला थाने की पुलिस उनके घर बैठी पहुंची और ये उसके कम से कम आधे घंटे तक उनके घर पर रही पुलिस और काफी जो बातें थी वो निकलकर सामने आई। समझाया गया उनकी धर्मपत्नियों की। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था उसमें ये साफ नजर आ रहा था कि पुरुषोत्तम शर्मा ने अपनी वाइफ को मारा है। और उसके बाद अगर उनकी जो पत्नी है वो अगर इस तरीके से बैक स्टेप ले रही तो कहीं ना कहीं पुलिस उनको ये समझा रही है कि अगर आप किसी दबाव में हैं या कोई बात है तो आप खुल के बता सकते हैं, क्योंकि ये जो मामला है अब इस मामले में काफी ज्यादा तूल पकड़ लिया है। पुरुषोत्तम शर्मा को भी सस्पेंड कर दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर। तो कहीं ना कहीं महिला आयोग में भी ये पूरा मामला है। तो ये बात निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ दबाव है उनकी धर्मपत्नी पर, क्योंकि वीडियो वायरल करने वाली उनकी धर्मपत्नी खुद ही थी। ऐसे में अगर वो खुद आगे आकर ना तो एफआईआर कर रही है और ना ही किसी से बात कर रही, तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस मामले में जरूर शक है और वो पूरी कोशिश कर रहा है उनकी धर्मपत्नी से बात करके कि अगर कोई बात है तो वो खुलकर रखे ताकि इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा। और अब रुख करेंगे रायपुर का, जहां से लगातार नशे की खबरें आ रही हैं। नशा करने से मना करने पर कल एक महिला पर हमला किया गया है। नशेड़ियों ने महिला पर चाकू से हमला किया। बताया जा रहा है कि हमले में महिला गंभीर रूप से घायल भी हुई हैं। तीनों आरोपियों को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। तो 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि महिला ने युवकों को नशा करने से मना किया, जिसके बाद इन 3 युवकों ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। हालांकि तीनों ही युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन नशा करने से मना करने पर इन युवकों ने चाकू से महिला पर हमला कर दिया, जिसके बाद महिला गंभीर रूप से घायल भी हो गई है। और कोतवाली थाना क्षेत्र की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। और लगातार राजधानी रायपुर से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। नशे से जुड़ी हुई लगातार खबरें सामने आ रही हैं। पिछले कई दिनों से लगातार IBC 24 इन खबरों को दिखाता रहा है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, एक बार फिर नशे से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। नशे के लिए मना करने पर महिला पर हमला हुआ है। क्या ये महिला रिलेशन में है, इनके साथ में रिलेटिव है, फैमिली है, फ्रेंड है, या फिर अनजाने ही एक महिला ने मना किया जिस पर ये हमला हुआ है? देखिए, ये जो महिला है ये ना इनकी कोई रिश्तेदार है ना इनको कोई जानती है, लेकिन ये है कि ये जो 3 लड़के हैं रहते उसी मोहल्ले में हैं, लेकिन नशे के आदी हैं। ये बताया जा रहा है कि ये जो शमीम बानो है जिनको चाकू लगा है वो उनके घर में धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था और ये जो 3 लड़के थे ये नशा करके बाहर जो एक प्लेटफॉर्म बना है उस पर जाके बैठ गए और गालियां दे रहे थे आपस में। और क्योंकि नशे में तो उनको कुछ मालूम नहीं था और चिल्ला चोट कर रहे थे, तो इन्होंने घर से बाहर निकल कर इसको इन लोगों को बोला कि इस तरीके की हरकत ना करो, आज तुम लोग घर चले जाओ। तो उसी बात को लेके वहां पे बहस हुई है। और जब बहस हुई है तो इन्होंने, क्योंकि महिला के घर में कार्यक्रम था, थोड़ा सा उन्होंने डांटा भी। और इसी बात को लेके उन्होंने, चाकू उनके पास था तो उन्होंने उस महिला को पहले तो धूमजटकी करी, उसके बाद उसको चाकू, उसके पेट में 3 चाकू मारे। जब तक लोग आते, जब तक वो महिला पूरी तरह से नीचे सड़क गिर चुकी थी। तो उसके बाद जब वो हल्ला सुना तो मोहल्ले के लोग आपस में आ गए। और लेकिन ये जो उसके बाद जो है लोगों ने तीनों को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया और उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये जिस तरीके से जो है ये नशे की हालत, क्योंकि जिस तरीके से IBC 24 लगातार इस मुहिम को में लगा है और दिखा रहा है कि नशे की वजह से जो है लोग चोरी से लेके हत्या तक की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में। तो उसके बाद भी जो है ये एक बड़ी घटना सामने आई है इन दिनों। निश्चित तौर पर तहसीन, लगातार इस तरीके के हमले, मतलब कि लोग अपने साथ इस तरीके की चीजें लेकर चल रहे हैं कि जरा सी कोई बात हुई और लोग सीधे हमला करते हैं, तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल कहीं ना कहीं उठते हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये नशा जो है आसानी से मिल जाता है, ये बड़ा सवाल जो है ये पूरी जो सिस्टम है, जो पुलिस के जो सिस्टम है उस पर ही लगता है कि आसानी से थाने के पास नशा मिल जाता है, बहुत आसानी से लोगों तक पहुंच जाता है और बहुत ही कम रेट में मिल जाता है। तो इस वजह से ये जो हालात हैं, क्योंकि ये जो है अभी तक जो है कार्रवाइयां जो जरूर की हैं पुलिस ने, लेकिन
उनके जो छोटे जो लोग जो गुर्गे हैं उनके कार्रवाई हुई, लेकिन अभी तक इसमें कोई बड़ा मास्टरमाइंड जो उनके जो मेन लोग हैं वहां तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंची कि मेन कौन है। उसके बाद ये जिस तरीके से इन लोग जो लड़के हैं, ये लड़के के जो नाम आए हैं तीनों जो हैं, इनकी उम्र जो है 22 से 23 साल है। ये जो लड़के हैं इनके इसमें जो है सैयद समीर है, मिराज कुरैशी है और मोहम्मद नजीर नाम है। तो ये जो तीनों हैं रहते वहीं पे, लेकिन कल जिस तरीके से थाने में भी वो हंगामा कर रहे थे, उनको ये कुछ नहीं मालूम था कि ये जो कर रहे हैं उनको क्या क्या है। लेकिन ये नशे में जिस तरीके से ये जो भी पूरे प्रदेश में जो हालात है और जिस तरीके से राजधानी में है, बिल्कुल तहसीन, एक तरफ लचर पड़ती कानून व्यवस्था और दूसरी तरफ नशे का आदी ये युवा चेहरा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है प्रदेश के लिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन। और अब रुक करेंगे भोपाल की ओर। यहाँ मां बेटे पर चाकू से हमला किया गया है। हमले में युवक की मौत हो गई है तो वही महिला घायल हो गई है। महिला के दामाद पर हमले का आरोप लगा है। बेटी और दामाद के बीच विवाद को सुलझाने के लिए महिला पहुंची थी। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अवधपुरी थाना क्षेत्र की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। तो मां बेटे पर हमला किया गया है जिसमें युवक की मौत हो गई है तो वहीं महिला गंभीर रूप से घायल हुई है बताया जा रहा है। अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज जारी है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकांक्षा हमारे साथ जुड़ रही है। आकांक्षा, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल अवधपुरी थाने इलाके का ये मामला है रचना। इस पूरे मामले में पति पत्नी का विवाद सुलझाने के लिए साला और सास घर पहुंचे थे, जिसके बाद बात इतनी बिगड़ गई कि बहनोई ने यानी जीजा ने अपने ही साले पर हमला किया। न केवल साले पर हमला किया बल्कि सास पर भी हमला किया और हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसी समय पर जो बेटा था उसकी मौत हो गई और माँ इस समय गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हालांकि पूरा जो मामला है वो पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वहां पर उस समय हुआ क्या था, क्योंकि हाथापाई में कहीं ना कहीं जो बेटी है उसको भी चोटें आई हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये सोची पहले से ही प्री प्लान था कि अगर साला और सास घर आते हैं और विवाद को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो मैं उनको मार दूंगा। ये बात सुनकर के पुलिस से भी सामने आई है कहीं ना कहीं कि इस तरीके का विवाद जो था वो पहले से चला आ रहा था पति पत्नी के बीच में। और हर बार की तरह इस बार भी समझाइश के लिए माँ बेटा पहुंचे थे, अपनी बेटी का पक्ष रखने के लिए पहुंचे थे कि इस तरीके के विवाद ना करें, घर को अच्छे से चलाएं ताकि किसी तरीके का विवाद ना हो। लेकिन इस बार जो है स्थिति बहुत ज्यादा उल्टी पड़ गई और ये पूरे मामले में बेटा तो अपनी जान गंवा ही चुका है, लेकिन माँ की भी हालत काफी गंभीर है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया आकांक्षा। छत्तीसगढ़ के कोरोना के आंकड़ों से अपडेट कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2551 नए पॉजिटिव मरीज कल सामने आए हैं। एक ही दिन में कोरोना के 2235 मरीज हालांकि स्वस्थ भी हुए हैं। तो प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता हुआ कोरोना से प्रदेश में 14 मरीजों की कल मौत भी हुई है। अब तक 986 मरीजों की प्रदेश में मौत हो चुकी है। तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 30,468 पर पहुंच गई है। रायपुर में एक ही दिन में 358 नए मरीज सामने आए हैं। अब तक 986 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं राजधानी रायपुर में एक ही दिन में 358 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो प्रदेश में अब तक 1,16,153 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 2235 मरीज कल एक ही दिन में रिकवर भी हुए हैं, मगर प्रदेश में कल कोरोना से 14 मरीजों ने दम तोड़ा। अब तक की अगर बात करें तो अब तक 986 मरीजों की कोरोना के संक्रमण से प्रदेश में मौत हो चुकी है। अट्ठाईस विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी के नाराज नेताओं का सब्र अब जवाब देने लगा है। लंबे अरसे से असंतुष्ट चल रहे पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने भोपाल में शक्ति प्रदर्शन कर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले भी दीपक जोशी की नाराजगी कई बार सामने आ चुकी है। वो प्रदेश संगठन के साथ साथ राष्ट्रीय संगठन के सामने भी अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई और यही वजह है कि इस बार वो समर्थकों के साथ सीएम हाउस पहुंच गए। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने उन्हें टिकट देने की मांग की। सीएम हाउस में उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पार्टी में हो रही अपनी अनदेखी की बात रखी। दीपक जोशी ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। इसके साथ ही पार्टी ना छोड़ने की बात भी उन्होंने कही है। समर्थक कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के आह्वान पर समझौता कर पार्टी में बने रहने का ऐलान किया।
जोशी ने कार्यकर्ताओं को समझाने के साथ ही शिवराज से माफी तक मांगी, तो वहीं शिवराज ने भी सियासत के रंग में कहा कि आज दीपक मेरे आंगन में रोशन हो गया और मैं गदगद हो गया। उन्होंने कहा कि दीपक जोशी मेरे कॉलेज के समय के दोस्त थे, हमने साथ मिलकर हर चुनाव को लड़ा है और आगे भी लड़ते रहेंगे। हाट पिपलिया और बागली की जनता का मान सम्मान दीपक जोशी को पूरा दूंगा जब तक मैं रहूंगा। आपको बता दें कि दीपक जोशी हाट पिपलिया सीट से दावेदारी कर रहे हैं। वो कांग्रेस के मनोज चौधरी को बीजेपी में लाने का भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोध को दरकिनार कर मनोज चौधरी को बीजेपी में शामिल कर लिया गया और इसी के बाद से दीपक जोशी की नाराजगी जाहिर हो रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर कोट। नमस्कार।